Hi students, we are starting the next chapter in chemistry, that is atomic structure. So here we are going to talk about the discovery of electron, proton, then discovery of neutron. We are going to talk about various scientific models of an atom. We are going to talk about J.J. Thomson's plum pudding model, Rutherford's gold foil experiment, Bohr theory, and certain new topics like Planck's quantum theory, wave theory, and finally we are going to talk about quantum numbers. ठीक है, so let's start the chapter. ठीक है, so as the chapter suggests, ये chapter किसके बारे में है? एटम को स्टडी कर रहे हैं. हमने प्रीवियस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस किया था कि जो एटम है उसकी फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी किसने दी थी? फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी या फादर ऑफ एटम, जिनका नाम था जॉन डाल्टन. वी हैव डन दैट थ्योरी इन ग्रेट डिटेल्स, तो हम आज आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी विद इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए सबसे पहले किया गया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. ठीक है, and this experiment was done by William Crookes. ठीक है, राइट. अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली. इस डिस्चार्ज ट्यूब का नाम क्रूक्स ट्यूब भी है, जस्ट आफ्टर हिज नेम. इट्स अ ग्लास ट्यूब जो दोनों तरफ से सील्ड होती है. ठीक है, और उसमें दोनों तरफ से मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं. ठीक है, दिस कनेक्टेड टू अ बैटरी, राइट. और यहाँ पे एक आउटलेट है जो किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप. ठीक है, वैक्यूम पंप, ताकि हम इसके अंदर गैस का प्रेशर कंट्रोल कर सकें. ठीक है, नाउ गैसेस बाय नेचर आर नॉट कंडक्टिंग इन नेचर. ठीक है, सो उनका ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं दैट दे आर नॉट कंडक्टिंग. इवन अगर मैं इसमें 10,000 वोल्ट्स का करंट भी पास कर दूं, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि प्रेशर वाज रिड्यूस्ड टू द ट्यून ऑफ 10 raised to power -2, दैट इज 1/100 एटमॉस्फेयर. नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर. तो बहुत लो प्रेशर पे जब हम बहुत हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं, सो व्हाट आर द टू कंडीशंस? वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज करंट अराउंड 10,000 volts. ठीक है, then at that time the gases become conducting in nature. क्लियर है? सो जब ये बहुत हाई वोल्टेज करंट पास किया गया, ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दिस इज एनोड, एंड ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, दिस इज कैथोड. ठीक है, सो देयर वाज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स which moved from the cathode side to anode side, और यहाँ एनोड में एक होल बना दिया गया. सो we'll just know in a moment ये होल क्यों था. और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई. ठीक है, सो क्या हुआ? यहाँ से there was a stream of particles which moved from cathode to anode. ठीक है, अब कैथोड रेस आपको दिखती तो नहीं है, तो यहाँ पे होल क्यों लगाया? क्योंकि जब जो रेस इस होल में से गुजरी, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ जा रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ. और जैसे ही कोई रे जब इस जिंक सल्फाइड स्ट्रीम को स्ट्राइक करती थी, तो उसमें ऐसे एक लाइट सी जलती थी, एक चमक सी उठती थी. ठीक है, विच इज नोन एज फ्लोरोसेंस. ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जिंक सल्फाइड को स्ट्राइक करता है, इट प्रोड्यूसेस अ नियॉन टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सो जिससे पता लगा कि यहाँ से कुछ रेज आ रही हैं. ठीक है, जो चार्ज्ड है
राइट, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे फ्लोरोसेंस हुआ, राइट। सो दिस वाज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर किसने स्टडी किया? इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया आगे जे थॉमसन ने, ठीक है, राइट। और इसमें काफी सारे उसने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, जैसे उसने बीच में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया बिल्कुल बीच में, तो उसकी शैडो बन गई। तो जब किसी चीज की शैडो बन रही है, दैट मीन्स ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, तभी उस ऑब्जेक्ट की शैडो बनी, ठीक है। सो शैडो फॉर्मेशन से क्या पता लगा? that these rays they travel in a straight line, क्लियर है। उसके बाद सेकेंड इसमें इसने क्या किया? उसने यहाँ पे एक छोटा सा फैन टाइप ऑफ चीज लगा दी, एक ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक अ फैन, इसको फिक्स किया, और जब ये रेज इस पे बजी, सो ये जो फैन था इट स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, फैन ने घूमना शुरू कर दिया, राइट। दैट मीन्स ये जो रेज हैं दे प्रोड्यूस अ मैकेनिकल इफेक्ट, राइट। तो इससे क्या पता लगा? दैट दीज रेज दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। नंबर 3, उसने यहाँ पे एक फॉइल लगा दी, ठीक है। सो ही प्लेस्ड अ फॉइल हेयर, और वो जो फॉइल थी वो क्या हो गई? हीट अप हो गई। दैट मीन्स दे प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं जो मेन जे थॉमसन का सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स थी। उसने क्या किया? उसने यहाँ पे अप्लाई की, इस एक्सपेरिमेंट में ही हैज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, so he saw the rays they got deviated towards the positive end, ठीक है। so rays deviated towards the positive end, इसका मतलब they were made of charged particles, और कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज थी तभी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गई। उसने यहाँ पे और क्या लगाया? उसने लगाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बेसिकली यू कैन प्लेस अ हॉर्सशू मैग्नेट, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, राइट, एंड दे गॉट डेविएटेड, अगेन दे गॉट डेविएटेड, राइट, एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। So magnetic field also produced deviation, but in opposite direction, ठीक है, right? So and then what he did? He adjusted the electric and magnetic field simultaneously in such a way that there is no deviation, ठीक है। एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट हो रहा था, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड से, और दोनों चीजें प्रूव कर रही थी कि ये रेज जो है ये चार्ज पार्टिकल से बनी है, ठीक है, राइट। सो ही केम टू नो दैट इट्स सब नेगेटिवली चार्ज्ड रेज। अब एग्जैक्टली थॉमसन ने इसकी चार्ज ओवर मास रेशो कैसे कैलकुलेट की?
दैट इज चार्ज इज ई, मास इज एम। इसकी चार्ज ओवर मास रेशियो निकाली। उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दीज रेज, और उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को ऐसे फिक्स किया कि ये जो रेज हैं दोनों फील्ड्स के सब्सिक्वेंट इन्फ्लुएंस के अंडर भी बिल्कुल सीधा जाएं, ठीक है, राइट। और डिफरेंट उसने गैसेस के साथ ये सेम एक्सपेरिमेंट करके देखा, एंड दैट इज हाउ ही वर्कड आउट द चार्ज ओवर मास रेशियो, ठीक है। उसने इसकी E ओवर M रेशियो निकाली, राइट, एंड व्हाट इज द E ओवर M रेशियो? इट इज 1.758820 into 10 raised to power के यूनिट्स होते हैं कूलम और मास के यूनिट्स होते हैं SI यूनिट्स kg, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। E ओवर M रेशियो कितनी आई? 1.758820 into 10 raised to power 11 coulombs per kg, ठीक है। एंड दिस रेशियो was same for all kinds of gases, ठीक है, got it? So this was your Thomson's experiment, ठीक है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट किसने किया था? विलियम क्रूक्स ने, और उसके बाद जितना सारा उस पर स्टडी की है वो जे थॉमसन ने और उसकी टीम ने की है, एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ दिस चार्ज्ड पार्टिकल। तो थॉमसन ने कहा ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है ये क्या है? इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसकी ये चार्ज ओवर मास रेशियो है, ठीक है। सो दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था इसके बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपको, बिल्कुल कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पहले हमने निकाली E ओवर M रेशियो, दैट्स 1.758820 into 10 raised to power 11 coulombs per kg, ठीक है। दूसरा उसने क्या कहा? जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की डेविएशन है, ठीक है, नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड क्या रिलेशन था? more the charge, more is the deviation, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट था कि it depends on the mass of the charged particle, ठीक है। सो इसमें उसने क्या कहा? लेसर इज द मास, मोर इज द डेविएशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को आप जनरलाइज भी कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज ले लो, पॉजिटिव चार्ज ले लो, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन द मास, जितना कम मास है उतनी ज्यादा डेविएशन होगी, जितना ज्यादा मास है उतनी कम डेविएशन होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था? मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, more is the deflection, ठीक है। तो ये जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, स्पेशली ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शंस, ठीक है, जिसपे आपको क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एनोड रे एक्सपेरिमेंट,
किया था? गोल्डस्टीन ने, right? So the same setup, there is a discharge tube taken, exactly same setup है. So low pressure, high voltage, ठीक है. और इस समय द चेंज इज दैट कैथोड को परफोरेट कर दिया गया, कैथोड में होल्स डाल दिए गए. सो लेट्स मेक अ रफ डायग्राम हियर. तो ये सेम आपके इलेक्ट्रोड्स हैं. और कैथोड को थोड़ा सा बीच में मूव कर दिया गया और इसमें परफोरेशंस, दैट इज होल्स, क्रिएट कर दिए गए. So here is the place for that vacuum pump. Okay. Now high voltage current पास किया गया. पहले कैथोड रेज मूव की, ठीक है. ये कैथोड रेज जा रही थी कैथोड से. उसके बाद further once again pressure was further reduced and again 10,000 volts current was passed. तो अब क्या हुआ इसमें? Now there was a stream of particles which was seen moving from, there was a stream of particles which moved from anode to cathode. ठीक है. जब कैथोड रेज मूव हो गई तब फर्दर लो प्रेशर हाई वोल्टेज करंट पास किया गया. तो उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो आयनाइज हो गए थे. सो द आयंस आल्सो स्टार्टेड मूविंग. अब अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे तो वो क्या थे? बेसिकली दे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. सो दे आल्सो स्टार्टेड मूविंग. ठीक है. अब नाउ स्क्रीन कहाँ लगाया गया? यहाँ पे. यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई. तो इसके बीच में से जो रेज निकली, ठीक है, तो दे प्रोड्यूस्ड फ्लोरेसेंस ऑन द कैथोड वाला एंड. ठीक है. सो क्योंकि बीच में होल्स थे और ऐसी की कैनाल्स की तरह, नालियों की तरह, नहरों की तरह निकल रही थी, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? एनोड रेज आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज. ठीक है. So that is why they are called canal rays, because they are in the form of canals. Most of the properties like mechanical effect, traveling in straight line, heating effect same है. Deflection, yes, deflected by electric and magnetic field, but they deflect in opposite directions. क्योंकि जो positively charged particles से बनी होती हैं, ये positive ions से बनी होती हैं, right? So because electrons तो इधर move कर चुके होते हैं, तो क्या बचता है गैस में? Cations. So they are made of cations, so they get deflected towards the negative plate. ठीक है. So electric और magnetic field में opposite deflection होती है. ठीक है. Now क्योंकि different gases में different ions का size अलग होगा, so इसमें अगर आप E और M ratio देखो, charge to mass ratio अलग आती है. ठीक है. Right, and subsequently he tried this experiment with the hydrogen gas. और H positive ion जो है वो सबसे smallest cation है. ठीक है. Which was studied extensively here. And H positive ion basically है क्या? It is proton. क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, है ना? It comprises of one proton और one electron. और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H positive ion is basically proton. So when this thing was done with hydrogen gas and studied extensively, जो इसकी चार्ज ओवर मास रेशियोज वगैरह निकाली गई, so हाइड्रोजन के आयन H positive ion led to the discovery of proton. ठीक है. सो गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया? आपका प्रोटॉन. ठीक है. प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.672 into 10 raised to power minus 27 kgs and charge is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. ठीक है. So this is the mass and this is the charge. सेम जितना इलेक्ट्रॉन का है, बस वो नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है. ठीक है. So this is your anode ray experiment. क्लियर है. इसके अलावा आपको कॉम्पिटिशन्स में बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं. तो इसके बाद आ जाता है आपका विल्हेम रॉयंगटन.
इसने क्या स्टडी किया कि जो कैथोड रेज हैं जब ये ऑपोजिट साइड स्ट्राइक करती हैं तो ये जो पार्टिकल है जिस पे स्ट्राइक करती हैं वहां से एक रेज एमिट होती हैं, ठीक है। एंड ही डिड नॉट नो व्हाट दीज रेज आर, तो उसने इसका नाम लिख दिया एक्स रेज, ठीक है। ये जो एक्स रेज हैं ये कब होती है, जब जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये किसी मेटल सरफेस या किसी सरफेस को राइट इन दिस कैथोड रे अगर एनोड को भी स्ट्राइक करते हैं तो सर्टेन रेज आर रिलीज्ड, इनको हम कहते हैं एक्स रेज। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, एंड दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। And they produce fluorescence, ठीक है, and that is why we use X-ray to study the bones. We have done cathode rays that led to discovery of electron. We have done anode rays that led to discovery of proton. उसके बाद विलियम रोइंगटन ने क्या स्टडी किया, ये कैथोड रेज जब मेटल से बने एनोड को स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, सो सर्टेन रेजेस आर प्रोड्यूस। ये जो रेज हैं इनका नाम उसने एक्स रेज दिया। उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, दीज रेज वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे वर हाईली पेनिट्रेटिंग एंड प्रोड्यूस्ड फ्लोरेसेंस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका और डिस्कवरीज में इसके दौरान हुई हेनरी बेक्वेरेल, ठीक है। उसने क्या स्टडी किया, उसने स्टडी किया रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हैं वो अपने आप ही बड़े बड़े ही रेडिएशंस रिलीज करते हैं, ठीक है, तो उसने इस फिनोमेना का नाम दिया रेडियो एक्टिविटी एंड दोस पार्टिकल्स वर नोन एज रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स या रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ठीक है। मैरी क्यूरी एंड हिज हस्बैंड पेरी क्यूरी, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को बहुत आगे डिटेल्स में स्टडी किया एंड दे फाउंड आउट दैट रेडियो एक्टिव रेज आर मेड ऑफ 3 थिंग्स, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जिन एलिमेंट्स में द काउंट ऑफ न्यूट्रॉन is much more than the count of protons, उनमें न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होता है and they burst. When they burst, they can convert into any other element and 3 types of radiations are released, that is alpha, beta and gamma, ठीक है। Further alpha, beta, gamma को study किया गया and alpha rays are basically your helium nucleus. That means they are basically charged particles, ठीक है, जिसमें +2 है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, and the unit mass is 4 units. That is why हम इसको helium nucleus भी कहते हैं, they are heavy particles. उसके बाद beta particles are something like electrons, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, चार्ज, मास, साइज सब इलेक्ट्रॉन जितना है। और उसके बाद गामा पार्टिकल्स आर द मोस्ट डेंजरस, ठीक है, सो दे डू नॉट हैव चार्ज और मास, दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, they are most penetrating in nature, ठीक है। so very important question for your competitions, ठीक है। so अगर मैं compare करूँ, so gamma particle is 1000 times more penetrating than your alpha particle, so that is the extent of penetration power. उसके बाद आ जाता है discovery of न्यूट्रॉन्स। चैडविक ने किया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। चैडविक ने बेरिलियम की थिन फॉयल ली
और उसको बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। सो वंस दिस वाज डन, सर्टेन पार्टिकल्स वर रिलीज, सर्टेन रेज वर रिलीज, ठीक है, विच वर known as neutron, जिसको इसने नाम दिया न्यूट्रॉन, since they were neutral, ठीक है, and they had mass slightly greater than proton, ठीक है। सो ये जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये भी कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, राइट। इसका मास कितना है? मास है 1.675 इंटू 10⁻⁻⁻27 kgs एंड चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। सो इसके बाद, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉम्सन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम जे थॉम्सन्स प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसको प्लम पुडिंग कह दो, इसको वाटरमेलन कह दो, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मॉडल, डिटेल्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो जे जे थॉम्सन ने क्या कहा कि एटम इज स्फेरिकल, ठीक है, एटम इज स्फेरिकल, ग्रेट, इट इज न्यूट्रल, ठीक है, इट हैज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इट हैज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड C of positive charge, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स are embedded, so electrons are embedded in the sea of positive charge, so electrons are embedded in the sea of positive charge, ठीक है, and on the whole the atom is neutral, but he could not explain the stability ऑफ एटम, कि एटम इतना छोटा है तो उसमें पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इतने पास कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। अगर हम, आपने कभी तरबूजा खाया है, वाटरमेलन, सो द रेड पार्ट दैट यू ईट वो हो गया आपका सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो काले रंग के बीज हैं वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या आप इसको प्लम पुडिंग से भी कंपेयर कर सकते हो। अगर आप खीर से कंपेयर करना, आपने खीर तो खाई होगी, सो खीर क्या होगी आपकी? सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसमें जो काजू किशमिश मेवे पड़े हुए हैं वो क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। या पुडिंग हो गई आपकी पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो प्लम्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, ठीक है, राइट। सो इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन मेनी थिंग्स, राइट। तो इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट
माइलस्टोन आया रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, राइट। सो लेट्स लुक एट दैट। ठीक है, सो रदरफोर्ड ने क्या लिया है, उसने एक गोल्ड फॉइल ली है और इसको बॉम्बार्ड किया है अल्फा पार्टिकल्स से। हमने पीछे पढ़ा अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। सो दे आर डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। और इट वाज एक्सपेक्टेड कि क्या होएगा, सो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था एटम का कि ये स्फेरिकल है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रदरफोर्ड वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ थॉमसन और ये थॉमसन को सही प्रूफ करने चला था, ठीक है। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि क्योंकि इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब हम इस पे अल्फा पार्टिकल्स मारेंगे जो एक हैवी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, तो these rays would suffer minor deflections, ठीक है। लेकिन ऑन द ग्राउंड जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले उसने अल्फा रेज कैसे प्रोड्यूस की, सो ही हैज टेकन अ रेडियो एक्टिव पार्टिकल हियर, और उसको एक लेड ब्लॉक में रखा गया था, क्योंकि लेड जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, लीक नहीं करने देता। रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशंस हो जाती हैं, ठीक है। सो इसमें से अल्फा रेज निकली थी। अब मैं यहाँ पे एक फॉइल बनाने की जगह एक हाईली मैग्नीफाइड व्यू बना देती हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर योर ईज। इतना बड़ा एटम होता नहीं है बट जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज, और यहाँ पे क्या लगा दिया गया होगा, यहाँ पे लगा दिया गया एक सर्कुलर स्क्रीन जिसकी कोटिंग की गई थी जिंक सल्फाइड से, अगेन कि जब कुछ स्ट्राइक करेगा तो पता चलेगा, ठीक है। सो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज कि जब अल्फा रे स्ट्राइक की गई, सिर्फ यहाँ से नहीं आ रही, आई एम जस्ट ड्राइंग अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ एन एटम, कि जब ये एक एटम को स्ट्राइक की तो क्या हुआ, ठीक है। सो जस्ट टू गिव यू द क्लोजेस्ट पिक्चर, तो जो मैक्सिमम रेज थी दे वेंट स्ट्रेट, ठीक है। सो लेट्स रब दिस पार्ट नाउ, वी डोंट नीड दिस। तो यहाँ से ये क्या आ रहा है, अल्फा रेज आ रहा है एंड दे आर स्ट्राइकिंग एन एटम। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी मैक्सिमम रेज वेंट स्ट्रेट, दैट इज विदाउट डिफ्लेक्शन, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि थॉमसन ने क्या कहा था कि उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पे तो कुछ चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे क्या है। अब तुम जैसे एक सड़क पे अगर बिल्कुल सीधा जा रहे हो, ठीक है, फिर वो गोइंग बिल्कुल स्ट्रेट, दैट मीन्स ट्रैफिक नहीं है ना, मतलब आगे कोई गाड़ी नहीं है आपके, राइट। तो इसका मतलब ये जो सड़क है ये खाली है, दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड एन एटम, क्लियर। सो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। नंबर 2, सो मेजॉरिटी तो ऐसे ही गई, जो थोड़ा सा बीच में कुछ है जो अभी तक पता नहीं था क्या है, तो जो थोड़ा सा इसके पास से गई उनमें क्या हुआ, माइनर डिफ्लेक्शंस, ठीक है। सो अ फ्यू, like 1 in 8,000 types, few
suffered minor deflections, ठीक है, तो हल्का सा अपने रास्ते से हट गई। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव रेज जा रही हैं तो वो डिफ्लेक्ट कब होंगी? जब हम एक पॉजिटिव और दूसरे पॉजिटिव को लाएंगे, दे विल डिफ्लेक्ट बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल। दैट मीन्स ये जो सेंटर में चीज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तभी यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज रेस के पास आती है तो रिपेल कर जाती है। और क्योंकि बहुत कम ऐसी थी जो रिपेल की, ठीक है, दैट मीन्स ये जो छोटी सी जो पॉजिटिव चीज है ये बहुत छोटी भी है साइज में। सो दिस शोड that the center had something very small and positive। और तीसरी ऑब्जर्वेशन और भी ज्यादा सरप्राइज करने वाली थी कि जो ऑलमोस्ट बीच में जा रही थी वो पूरा घूम ही गई, ठीक है, राइट। सो 1 in 20,000, हर 20,000 में से जो एक रे थी, इट रिट्रेस्ड इट्स पाथ, वापस आ गई। इससे फर्दर क्या पता लगता है? फर्दर कंफर्म हो गया कि बीच में जो चीज है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 1 in 20,000 है इसलिए स्मॉल है और बहुत डेंस है। इट इज बिकॉज अल्फा रेज वापस आ गई, वो चीज अपनी जगह से नहीं हिली। जैसे अगर आप दीवार पे बॉल मारते हो तो बॉल हिलती है कि बॉल वापस आती है? बॉल वापस आती है ना, क्योंकि बॉल बहुत डेंस है, बड़ी चीज है एज कम्पेयर टू द बॉल दैट यू हैव, ठीक है, तो दीवार वहीं पे रहती है। तो ये एक छोटी सी डेंस चीज है, क्योंकि ये इतनी डेंस है तो अल्फा पार्टिकल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो वापस आया, न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हिला, ठीक है। सो स्मॉल पॉजिटिव एंड डेंस, ठीक है। तो ये उसकी 3 ऑब्जर्वेशंस थी जिससे रदरफोर्ड ने क्या थ्योरी दी? रदरफोर्ड ने थ्योरी दी कि जो एटम है वो स्फेरिकल है शेप में, उसके सेंटर पे एक स्मॉल पॉजिटिव डेंस चीज है जिसका नाम उसने दिया न्यूक्लियस। So means it led to the discovery of nucleus, ठीक है, right? It led to the discovery of nucleus। एटम का उसने अप्रोक्सीमेट रेडियस क्या कैलकुलेट किया? 10⁻10⁻10 मीटर्स, और न्यूक्लियस का 10⁻−15 मीटर्स। तो इसमें इतना फर्क है कि अगर हम एक टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल ले लें, ठीक है, तो वो हमारा अगर न्यूक्लियस है तो पूरा आसपास का 5 किलोमीटर्स का जो एरिया है वो एटम है। दैट इज द डिफरेंस इन साइज। न्यूक्लियस इतना छोटा और डेंस होता है, इतना टाइटली पैक्ड होता है, राइट? तभी जब वो बर्स्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि पूरा शहर नीचे आ जाता है एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में, ठीक है, राइट? सो he said atom is spherical, ये उसका रेडियस सेंटर न्यूक्लियस से बना है, ठीक है, राइट? एंड वन मोर थिंग he said जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके आसपास फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम, ठीक है। So this was Rutherford's model and main highlight क्या है? It led to discovery of nucleus, ठीक है। अब हम आते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल की क्या शॉर्टकमिंग थी, ठीक है। So for that I will just rub this diagram here. So what was the limitation of Rutherford's model, ठीक है। So Rutherford could not explain
ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस समय, आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स, मैक्सवेल ने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दी। ठीक है, ठीक है। सो एज पर दिस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जब एक्सेलरेट कर रहा है, नाउ इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड इट इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज सर्कुलर मोशन है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इवन दो स्पीड सेम है, तो डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. So whenever a charged particle is in an accelerated motion, it releases some kind of rays, ठीक है, that is it constantly loses energy. तो अगर इसको आप theoretically work back करो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज कर देगा, चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऐसे स्पाइरली जाके वो फाइनली 10⁻⁻8 सेकेंड्स में ही न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. ठीक है, आई एम रिपीटिंग कि मैक्सवेल की थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहती है जब भी ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, इट शुड कॉन्स्टेंटली रिलीज एनर्जी. ठीक है, दैट इज इट शुड रिलीज सर्टेन रेज या कॉन्स्टेंटली लूज एनर्जी. तो अगर हम उसको यहाँ लगाएं, अगर थ्योरेटिकली वर्कआउट करें, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमते 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 स्पाइरली जाके किसमें कोलैप्स हो जाएगा, न्यूक्लियस में जाके चिपक जाएगा. ठीक है, एंड इट शुड कोलैप्स इन 10⁻⁻8 सेकेंड्स. पर ऐसा होता नहीं है. ठीक है, राइट, एंड इट इज स्टेबल, थिंग्स एग्जिस्ट फॉर इयर्स, कोलैप्स नहीं हो जाती. ठीक है, सो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहती है, दैट चार्ज्ड पार्टिकल in an accelerated motion, ठीक है, constantly loses energy या gives out radiation. So electron should fall in the nucleus in approximately 10⁻⁻8 सेकेंड्स. ठीक है, बट दिस डज नॉट हैपन. तो रदरफोर्ड समझा नहीं पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा, व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग. थ्योरेटिकली दिस शुड हैपन, बट ऐसा होता नहीं है, एटम स्टेबल होता है. तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि इफ दिस इज नॉट द केस, देन लेट्स अज्यूम इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी. ठीक है, सिर्फ हम एक केस लेके देखते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है और वो काफी हल्का है, न्यूक्लियस सेंटर में है, बिल्कुल बहुत हैवी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को इमीडिएटली जाके न्यूक्लियस से जाके चिपक जाना चाहिए. ठीक है, तो अगर वो न्यूक्लियस से जाके चिपक गया सारा का सारा, और एक छोटा सा मिनिएचर मॉडल हो गया किसका, थॉमसन का. ठीक है, फिर दैट मीन्स कि सारा चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे ही है. पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने इसको प्रैक्टिकली डिफाइन कर दिया कि जो चार्ज है वो इकट्ठा नहीं होता है, बीच में पॉजिटिव होता है, बीच में काफी सारी उसके बाद खाली जगह है, फिर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. तो कमिंग टू द कंक्लूजन कि रदरफोर्ड ना तो समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं तो वो क्यों नहीं कोलैप्स करते, ना वो ये समझा पाया कि एटम जो है वो स्टेबल कैसे है. ठीक है, अब फॉर अ मोमेंट ये सोच भी लें कि रदरफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो गलत है और इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फिर जाके न्यूक्लियस से चिपक जाने चाहिए, फिर वो थॉमसन टाइप मॉडल हो जाएगा. तो हाउ इज इट कि बीच में द रेज आर ट्रैवलिंग स्ट्रेट. ठीक है,
और एक और चीज जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाया was he could not explain हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम आगे वाले वीडियोस में करेंगे। ठीक है, कि जब हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं और उसको स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो हमें उसके ग्राफ में काफी सारी लाइनें दिखती हैं। तो वो क्यों दिखती हैं ये रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। ठीक है, सो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। इट्स अ वेरी theoretical वीडियो बट इट इज एक्सट्रीमली important for your competitions. ठीक है, so in the next video we are going to talk about wave theory and Planck's quantum theory and Bohr theory. Very important. Thank you and stay safe.